आदरणीय अभिभावकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमावत, लेक्चरर इन भौतिक विज्ञान एंड मैथमेटिक्स। पहले हम भौतिक विज्ञान के संबंधित अध्यापन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, अपन पूरा जो फिजिक्स है, पूरी जो फिजिक्स है अपनी टोटल 10 यूनिट है। यूनिट वाइज अपन देखें और अपने जो चैप्टर हैं, लेसन कहें, वो अपने 17, जिनमें अपन मौखिकली आपको जब ऑफलाइन क्लासेस लगी थी उस दौरान मैंने आपको बताया है कि टोटल आपके पास 10 यूनिट हैं, वो किस प्रकार से सेपरेट हैं, किस प्रकार से इनका अंक विभाजन है। और आज हमें अपने पहली यूनिट जो अपन कहें फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की। स्टार्ट करेंगे और इस स्थिर वैद्युत के यूनिट हैं वो अपने देखो टोटल अंक 12 हैं, वो 7 अंक हैं। और इस 7 में भी मैं आपको ये कहूँ कि देखो इसका डिवाइडेशन यदि अपन करें तो 1 नंबर में होंगे, फिर 2 में होंगे, फिर आपके पास 4 में। तो यूँ आपके पास अंक डिवाइड है, इसके 7 अंक है, जिनमें आपको देखो ज़्यादा विशेष गौर नहीं करना है। ज़्यादातर टीचर इन नंबरों के ऊपर जोर देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर आपको कुछ करना ही नहीं है। केवल और केवल इस यूनिट से आपको जो अभ्यास करना है वो 3 अंक के लिए करना है। कि इन 3 अंक में भी देखो इस यूनिट की सबसे बड़ी विशेष पॉइंट होगा कि यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है और 1 नंबर में आपके पहले 13 में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, तो उनके लिए आपको यहाँ से पढ़ना है। तो इनमें अपन देखो जो यूनिट है वो मैं कहूँ कि देखो 4 जो आपके पास चैप्टर है। पहला चैप्टर है वो अपन विद्युत क्षेत्र से कह दें। दूसरा जो चैप्टर है वो अपन एक कह दें गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। और तीसरा जो चैप्टर है वो अपन एक कह दें विद्युत विभव से। और चौथा जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे इसमें विद्युत धारिता। 4 चैप्टर हैं और इन चारों चैप्टर को मिलाकर आपके पास देखो बोर्ड एग्जाम में जो अंक निर्धारित किए हैं वो 7 नंबर है। और इन 7 में भी देखो आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ज्यादा विशेष गौर नहीं करना है। इनके ऊपर आपको केवल ये 3 अंक है वो कैसे लाने, उन्हीं के लिए इस पूरे चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन देखो सबसे पहले स्टार्ट जो कर रहे हैं, पहला चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं कि स्थिर यूनिट है वो स्थिर विद्युत की, और चैप्टर है वो विद्युत क्षेत्र से अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले स्थिर विद्युत की अपन बात करते हैं। विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होगी जिसमें अपन स्थिर आवेश एवं उस आवेश से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उसे आप क्या कर देंगे, स्थिर विद्युत की कर देंगे। अब अपन देखो यहां से अपने पास एक शब्द बन गया कि स्थिर आवेश, और स्थिर आवेश को भी एक बार जानने दें आप। शब्द हुआ यहाँ पे आवेश शब्द की बात करनी है कि आवेश है या विद्युत आवेश से कहें इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कर दें, ये आवेश क्या होगा। इसके देखो अपन दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जो फर्स्ट उदाहरण में आप देखो कहें कि सूखे बालों में अपन कंघा करते हैं। दूसरा उदाहरण देखना अपन एक फुले हुए गुब्बारे को अपन अपने बाल से रगड़े और रगड़ने के बाद अपन यहाँ पे क्या दीवार के ऊपर अपन चिपकाते हैं। तीसरा उदाहरण देखना एक प्लास्टिक के अपन छड़ लें, उसे अपन बालों में रगड़ें और उसे अपन मिट्टी के पास ले जाते हैं, तो मिट्टी के हल्के कणों को वो क्या करता है, जो प्लास्टिक की छड़ है अब मिट्टी के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सूखे बालों के ऊपर अपन कंघा करते हैं, तो कंघा भी क्या करता है, कागज के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इन तीनों उदाहरणों में देखो एक नया शब्द, एक विशेष पॉइंट है, कॉमन निकल के आ रहा है कि घर्षण हो रहा है। जैसे अपन ने देखो क्या किया कि कंघे को अपन ने बाल में रगड़ा। दूसरा अपन ये करें प्लास्टिक की छड़ को अपन बालों से रगड़ते हैं, या एक फुले हुए गुब्बारे को अपन क्या करते हैं, जो अपन अपने बाल से रगड़ते हैं। तो इन तीनों में एक मुख्य शब्द निकल कर आ रहा है कि घर्षण। और उस घर्षण से ही देखो आपके पास क्या हो रही है, वस्तु आवेशित हो रही है, और वो आवेशित है वो आप किसके कारण हो रही है, उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, आवेश। तो यहाँ से एक देखो अपन जो परिभाषा देना चाह रहे हैं कि आवेश की, कि आवेश यहाँ पे क्या है,
तो आवेश देखना देखो सुनना कि घर्षण के कारण किन्हीं दो वस्तुओं का विद्युतमय होना या घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना, अर्थात अपन ये कहते हैं कि सामान्य से अलग व्यवहार करना। और सामान्य से अलग व्यवहार करने का मतलब भी मैं ये कहूँ कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है वही क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। अब वो विद्युत आवेश के संबंधित देखना है, देखो अपनी बुकों में आवेश के बारे में और बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है कि आवेश है वो ये कह रखा है कि किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी का होना विद्युत आवेश कहलाएगा। या मैं दूसरा आपको ये कहूँ कि इस जो कोई वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो गुण होता है वो अपन क्या कह देंगे, आवेश बता सकते हैं। या अपन देखो और यदि कहें कि दूसरी अपन तीसरी एक और परिभाषा के रूप में अपन ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु जो अपने कोई भी वस्तु अपने से हल्के कणों को अपने ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषाएं आपको विद्युत आवेश की मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको लोगों को एक ही शब्द से याद रखना है कि आवेश है वो क्या है भी, घर्षण। और घर्षण के कारण किसी वस्तु का क्या होना, विद्युतमय होना। किसी वस्तु का क्या होगा, विद्युतमय होना। विद्युतमय होने का रीजन अपन ये कह रहे हैं कि सामान्य से अलग व्यवहार करना, और सामान्य से अलग व्यवहार करने को आप क्या कह रहे हैं कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है वही क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। जैसे मैं आपको लोगों ये कहता कि अपनी लोगों एग्जाम्पल के तौर पर देखना कि अपन ये कहें कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ना। या मैं कहूं बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ना, छड़ से रगड़ना। या मैं कहूं कि एम्बर नामक पदार्थ है को ऊन से रगड़ना, ऊन से रगड़ना। ये रगड़ने दबाव के पास क्या हुआ, आवेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ना, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ना, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ना। इन तीनों में देखो आपके पास जैसे अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, जैसे देखना देखो ये अपन एक कांच की छड़ करें, ये अपन एक रेशम का कपड़ा करें और इसको अपन क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने पर कांच की छड़ क्या होगी, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। और ऋणावेशित होने का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, किसके कारण हुई ये सब चीजें, आवेश हुई। जैसे एक और उदाहरण देखना अपन दैनिक जीवन में, एक टीचर के द्वारा एक विद्यार्थी के जो पिटाई की जाती है, हाथ के ऊपर एक डंडा लगाया जाता है, तो विद्यार्थी तुरंत ही अपने हाथों को यूं करता है और यूं कर तुरंत ही अपने हाथों को यूं रगड़ता है। या अपन देखो सर्दी के दिनों में अपन ज्यादा सर्दी होती है तो सुबह सुबह अपने हाथों को क्या करते हैं कि यूं अपन जल्दी से करते हैं, तो हाथ क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और वो गर्म किसके कारण हुई है, आवेश के कारण हुई है। वैसा ही एक रीजन अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो रगड़ने पर कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। कि ज्यादातर देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें अपन यहाँ इतना कहकर ही छोड़ देते हैं कि आवेशित कांच जो रगड़ने पर ये क्या जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। इसका अपन रीजन पढ़ेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। इस क्यों की व्याख्या में देखना कि अपन देखो सबसे पहले डाल्टन थ्योरी के अनुसार यदि देखना चाहे कि डाल्टन थ्योरी के अनुसार पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। और परमाणु का आकार कैसा होता है कि अपन ये कहते हैं कि परमाणु होता है वो कैसा होगा भाई, गोलाकार होगा। और डाल्टन थ्योरी ने दो गोलाकार कहे तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। 90% भाग है वो अपन क्या बता देते हैं, खोखला होता है। और 10% भाग में क्या होंगे कि परमाणु का समस्त धनावेश वो एक केंद्र पे इकट्ठे सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होगा, जिसे आप क्या कह देंगे, नाभिक कहते हैं। तो देखो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होगा, ये बात बताने वाले कौन थे, रदरफोर्ड थे। और परमाणु का समस्त धनावेश होता है वो परमाणु के केंद्र में इकट्ठे सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होगा, ये बात बताने वाले भी कौन थे, रदरफोर्ड थे। इसको आप क्या कह देंगे, नाभिक कहते हैं। इसको अपन क्या कह देंगे, नाभिक से कहते हैं।
देखना देखो अपन ने ये कहा कि परमाणु है, परमाणु का समय धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित है, जिसे आपने क्या कह दिया, नाभिक कह दिया। अब नाभिक है, नाभिक में बेसिक तौर पे अपन देखें तो अवयवी कण क्या है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है वो कैसा है, उदासीन है। न्यूट्रॉन है वो उदासीन है, प्रोटॉन है वो क्या होंगे, धनावेशित होगा। इसका मतलब नाभिक क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो धनावेशित हुआ। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक है वो क्या होगा, धनावेशित होगा। अब नाभिक आपके पास धनावेशित है और परमाणु अपन ये जानते हैं कि उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन कब होगा भी, जितना धनावेश होगा उतना ही उसके पास क्या होना चाहिए, ऋणावेश उपस्थित होना चाहिए। अब ऋणावेश यदि आपके पास उपस्थित होगा तो वो ऋणावेश देखो, उससे पहले रदरफोर्ड से पहले अपन एक थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं कि परमाणु होता है उदासीन कण होता है, परमाणु में जितना धनावेश होता है उसमें उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होगा। और वो ऋणावेश क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के रूप में समाहित होगा। और वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं परमाणु में, जैसे तरबूजे में बीज समाहित होते हैं। तरबूजे के अंदर भी अपन देखते हैं कि बीज है वो बीच बीच में, वैसे ही क्या होंगे परमाणु के अंदर भी आपके पास क्या होंगी, कैसी स्थिति अपन बताएंगे। जैसे देखो ये अपन कह रहे थे कि परमाणु है, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित है, और अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित है जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, नाभिक नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। अब इसे आपने नाभिक कहा, नाभिक में अपन अवयवी कण मुख्यतः क्या करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करें। न्यूट्रॉन है वो क्या है, उदासीन है अपना, और प्रोटॉन है वो क्या है, धनावेशित है। अब प्रोटॉन धनावेशित है, इट मीन्स अपन ये करें कि नाभिक क्या हुआ, धनावेशित हुआ। अब नाभिक यदि धनावेशित है और परमाणु है वो कैसा है, अभी उदासीन अपन बता रहे, परमाणु को अपन ये करें कि ये परमाणु वो अपना क्या है, उदासीन है। अब ये परमाणु उदासीन है, इसका मतलब परमाणु उदासीन होगा तो परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश उपस्थित होगा। वो ऋणावेश क्या होंगे, इस परमाणु के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वो विभिन्न कक्षाओं में इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और वो चक्कर लगाएंगे तो ये स्थिति अपन बता रहे हैं। अब यदि देखो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आपको देखो यहां से अपने क्वेश्चन उठता है कि क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होती है, कि इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या ऊर्जा होगी, क्या तो वो ऊर्जा होगी। और वो ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी आपको, गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। गतिज ऊर्जा प्लस दूसरी ऊर्जा के रूप में क्या होंगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपको ऊर्जा मिलेगी। अब देखो कि अपन गतिज ऊर्जा की परिभाषा 11वीं क्लास में खूब पढ़ी है कि वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा देखना कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे आप क्या कह देंगे, स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। अब अपने देखो दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है तो अपने पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो अपन बता रहे हैं कि गति के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो अपन दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो यहां से आपके पास क्या है, गतिज ऊर्जा तो इनकी प्राप्त होगी। लेकिन अपन ये कहें कि स्थितिज ऊर्जा सर कहां से मिली इनको, तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब देखना, स्थितिज ऊर्जा यहाँ इसको कैसे मिल रही है इस इलेक्ट्रॉन को, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, धनावेश नाभिक के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ऋणावेश है। तो इनके मध्य क्या हुआ, आकर्षण होगा, और इस आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा है वो मिल जाएगी। तो इसका मतलब अपन ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी रहेंगी। अब स्थितिज ऊर्जा अपन देखो वो गतिज ऊर्जा किसके रूप में दे सकते हैं, ताप के रूप में दे सकते हैं, प्रकाश के रूप में अपन दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाकर भी अपन वो ऊर्जा दे सकते हैं। गतिज ऊर्जा अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन को किन किन के रूप में दे सकते हैं, ताप के रूप में दे देंगे, प्रकाश के रूप में अपन दे देंगे, विद्युत क्षेत्र के रूप में अपन दे सकते हैं। अब देखना उसके बाद में कि अपन ने ताप दे दिया, प्रकाश दे दिया, विद्युत क्षेत्र दे दिया, गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का जो अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो आपके पास क्या हुआ, ये करें 1/2 mv² अपन कह रहे हैं। अब अपन देखो यहां से एक बात और देखना
कि गतिज ऊर्जा अपन ताप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ये संख्यात्मक मान है, ये संख्यात्मक मान है, तो निर्भरता किसके ऊपर करेंगे? वेग के ऊपर निर्भर करेंगे। तो जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार, इनकी जो कक्षाएं होंगी वो क्या होंगी? लगातार बढ़ती जाएंगी। और इनकी वर्ताकार कक्षाएं लगातार है वो बढ़ता जाए, वर्ताकार पथ या वर्ताकार कक्षाएं लगातार यदि बढ़ती जाएंगी तो एक ऐसी स्थिति आएंगी कि इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक की आकर्षण बल से क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मुक्त हो जाएगा, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके रूप में कार्य करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करेगा। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी चालक में धारा प्रवाह के लिए सहायक होता है। समझना इस चीज को। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि आप तो इतना सा याद रखो कि ताप बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेंगे इट मींस वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेंगे, वेलोसिटी यदि बढ़ेंगी तो आपके पास उनके वर्ताकार पथ है वो लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके रूप में? कि किसी भी चालक में क्या होंगे? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में सहायक होते हैं। अब अपनी बात यहाँ पे आई कि इलेक्ट्रॉन होता है, जब तक अपन ने आगे जाकर पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रॉन में यदि पहली कक्षा में होते हैं तो प्रथम कक्षा के हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब अपने को बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा कब तक नहीं छोड़ता? जब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन की यदि आपके पास शून्य नहीं होती तो अपने को यहाँ कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगी। और 0 होते ही आपके पास क्या होंगे? इसका मतलब अपन क्या देंगे? ताप देंगे। ताप देंगे तो ताप वो किसके रूप में दे रहे हैं? ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा जैसे आपके पास शून्य होगी तो ऊर्जा शून्य होते इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपने नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होगा। मुक्त होगा तो ये स्थिति है। अब अपन इस चीज को देखो कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं वो चीज देखना। अपन ने देखो इस चीज को देखते हैं कि ये कह रहे थे कि एक कांच की छड़ थी। कांच की जो छड़ है उसको अपन ने क्या कहा? रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ होती है वो धन आवेशित होती है, रेशम का कपड़ा होता है वो क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। इस चीज को आप देखो समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। देखना कि वो चीज अपन कैसे ऐड करें कि देखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा तो रेशम की जो कांच की जो छड़ होती है वो धन आवेशित और रेशम का कपड़ा वो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इस चीज को देखो समझना। वो चीज अपन देखो यहाँ पे कैसे ऐड करें कि ये किस प्रकार से धन आवेशित होती है और ये किस प्रकार से ऋण आवेशित होती है। जैसे समझना कि ये आपके पास कोई पदार्थ है, कोई वस्तु अपन कह दें जिससे अपन ये कह रहे हैं कि कोई परमाणु कहें तो ये इनकी विभिन्न कक्षाएं मैं ये कह रहा हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अपन अलग अलग कक्षाएं कह सकते हैं कि इनका नाम 1 2 3 4 5 6 कह दे कि एलिमेंट से अपन कह सकते हैं या अपन और भी अलग अलग नामों से अपन डिनोट कर देंगे। दूसरी अपन ये कह रहे हैं कि दूसरा परमाणु वो अपन बी कह रहे हैं। एक तरह से आप ये समझे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यूं ही आप इस प्रकार से समझे कि बी है वो क्या है? रेशम का कपड़ा है। और ए है वो आपके पास क्या है? कांच की छड़ है। ये अपन क्या करें कि कांच की छड़ से अपन करें। और यहां से देखना देखो कि जब अपन क्या कर रहे हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ रहे हैं, इसका मतलब ए को अपन क्या करें? बी से रगड़ा जा रहा है। ए को बी से रगड़ा जा रहा है, इसका मतलब ए और बी के परमाणुओं को भी अपन क्या कर रहे हैं? आपस में रगड़ रहे हैं। और इनके परमाणु को आपस में रगड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इनके बीच में घर्षण हो रहा है। और घर्षण हो रहा है इसका मतलब अपन बार बार रगड़ते जाएंगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे? इन यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? वर्ताकार मार्ग वो बढ़ता जाएगा। और वर्ताकार मार्ग बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त होगा तो इसको ग्रहण कौन कर लेगा? बी इसको क्यों ग्रहण कर लेगा? कि बी है वो ग्रहण कर लेगा। इसका रीजन क्योंकि अपन ने ए के परमाणु किससे रगड़ा? बी के परमाणु से रगड़ा। तो बी के परमाणु से रगड़ा तो इसमें यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होगा, उसको कौन ग्रहण कर लेगा? बी ग्रहण कर लेगा। तो ए से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, इसका मतलब ए क्या हो गई? धनावेशित। इसका मतलब क्या हुआ कि कांच की छड़ है वो क्या हो गई? धनावेशित।
और बी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, बी यहाँ पे क्या था, रेशम का कपड़ा, तो रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इलेक्ट्रॉन है वो ए ने क्यों त्याग किया, बी भी तो त्याग सकता था, कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास है, ए ने ही इलेक्ट्रॉन का क्यों त्याग किया, बी है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं किया। कि यहाँ देखो एक अपन ने यहाँ पे कक्षाएं कितने लिए हैं, 5 लिए, और यहाँ पे कक्षाएं कितने लिए हैं, 3 कक्षाएं लिए हैं। तो यहाँ अपने वो बताया कि 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना पहली कक्षा की तुलना में ज्यादा आसान होता है, और इस कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, मुक्त होगा, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और अपन ने ए के परमाणु किससे रगड़ा, बी के परमाणु से रगड़ा, इस कारण से बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसका मतलब ये क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ये क्या होगी, धनावेशित हो जाएंगे। अब अपन एक बात और यहाँ पे देखना कि प्रोटॉन होता है उसके ऊपर आवेश अपन कितना कहते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर अपन चार्ज कितना कहते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम कहते हैं। यही कह रहे हैं कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश है वो अपन धनात्मक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है वो ऋणात्मक कहते हैं। इस चीज का भी एक देखो एक एग्जांपल से अपन समझना कि अपन ये कह रहे हैं कि जैसे अपन एक सोडियम का जो परमाणु लेते हैं, 11 सोडियम 23 नाइट्रोजन, ये सोडियम का परमाणु है, तो परमाणु इसका मतलब ये क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब यहाँ पे इसके पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यही होगा। तो अपन ये बताते हैं कि किसी भी तत्व का कोई परमाणु क्रमांक होता है वो इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने, 11। इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी नाभिक में उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऊपर जो लिखी जा रही है ये संख्या, इसको अपन बोलते हैं, आगे जाएंगे नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संख्या बताते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, या इसको अपन बोल देते हैं न्यूक्लियन संख्या भी कह देते हैं। इस द्रव्यमान संख्या से यदि मैं प्रोटॉनों की संख्या को घटा देता तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने रह जाते हैं, 12 आ जाते हैं। अब अपन देखो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने, यहाँ पे 11। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन कितने, 11। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना, माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। दोनों को आप यदि जोड़ेंगे तो टोटल आवेश देखना कितना हुआ, अभी 0 हुआ। सोडियम परमाणु क्या हुआ, धनावेशित हुआ। अब न देखो मेरा रीजन यहाँ पे था कि प्रोटॉन के ऊपर अपन ये कहते हैं कि धनावेश, प्रोटॉन के ऊपर आवेश है वो इतना ही अपन क्यों कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आवेश अपन इतना ही क्यों कहते हैं, उसका रीजन देखना। कि वो रीजन अपन बताएं कि जैसे अपन देखो Na+ लिखते हैं, धनावेशित है तो इसका मतलब Na+ लिखें। Na+ का मतलब यहाँ पे देखो प्रोटॉन हो कितने, 11। एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो इसका मतलब देखना कि 11 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, यहाँ कितना माइनस 10। तो ये तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन कर रहे हैं, और इन पर आवेश है वो कितना करें, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। टोटल कितना हुआ अभी, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये अपन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बता रहे। ऐसा ही अपन यदि यहाँ पे Na+2 लिखते हैं, या 2 यहाँ पे होते तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो ये आपके पास 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ऐसे अपन ऋणावेश के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखो उनके बाद की यदि बातें करें, यहां से एक चीज और देखना कि आवेश, ये अपन ने कह दिया कि आवेश है, कांच की छड़ धनावेशित हुई, रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हुआ। इसका मतलब देखो एक चीज और आपके पास है कि अपन आवेश, जो अपन आवेशन का एक कारण बता सकते हैं। आवेशन क्या हुआ, जैसे सोडियम अपन कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो Na+ बना रहा है, तो आवेशन का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होना। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होना ही क्या कहलाएगा, आवेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, आवेश की परिभाषा बन दें तो दूसरी एक परिभाषा और भी बता सकते हैं कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का जो गुण होता है उसे आप क्या कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं। दूसरा अपन कह सकते हैं कि आवेश कोई वस्तु अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो गुण होता है वो भी क्या होता है, आवेश अपन बता सकते हैं। तो आवेश से शब्द से एक और बात अपन बताते हैं कि आवेश,
कि आवेश होगा वो आपके पास यहाँ अपन कहें तो एक अदिश राशि होती है। आवेश क्या होंगी? अदिश राशि अपन बता सकते हैं कि अपन लोगों यहाँ आपके पास कई बार बहुत से बड़े पूछ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। 11वीं में खूब पढ़ा अपन ने भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां अपन क्या बताते हैं कि वे राशियां होती है जिनका अपन मापन कर सकते हैं, जिनको अपन तोल सकते हैं, वो क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। और उन भौतिक राशियों के आधार पर अपन बताते हैं कि दिशा और परिमाण के आधार पर अपन भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक अदिश राशि अपन बताते हैं, दूसरा अपन ये कहते हैं कि सदिश राशियां होती हैं, और तीसरा अपन ये कहते हैं कि परदिश राशियां होती हैं। तीसरी राशि यहाँ पे क्या होंगी? परदिश राशियां अपन बताते हैं। तो अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जिनमें आपके पास परिमाण के साथ साथ क्या होती हैं? दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण भी चाहिए आपको, दिशा भी चाहिए, वो क्या होंगी? सदिश राशि। और परदिश राशि होती है जिसकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, उन्हें आप क्या कर देंगे? परदिश राशि अपन कह सकते हैं। जैसे जड़त्व आवर्तन अपन बता सकते हैं। अब देखो कि ये आपके पास आवेश हुआ, तो आवेश का अपन ने परिमाण बता दिया, दिशा इसकी होती नहीं है। वो अपन ने आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का परिमाण क्या करें? इलेक्ट्रॉन आवेश कह रहे हैं तो वो अपन ये कह देंगे। और परिमाण की यदि बात कर रहे हैं तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम अपन बता सकते हैं। ये अपन आवेश के बारे में बताएं। अब अपन देखो इस आवेश से ही अपन ने एक 10वीं क्लास में परिभाषा पढ़ी है विद्युत धारा, खूब पढ़ के गए कि विद्युत धारा अपन क्या कहते हैं कि किसी भी जो अपन ये कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की जो दर होती है उसे आप क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जो विद्युत धारा कह देंगे कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की जो दर होती है उसे आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के बराबर आप क्या कह देंगे? विद्युत आवेश बटे समय अपन कह दें। अब देखो अपन अपने चैप्टर के ऊपर अपन जोड़ रहे हैं कि विद्युत आवेश से ही अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो विद्युत आवेश के बराबर देखो यहां से विद्युत आवेश क्या हुआ? विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करें, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करें, समय को T से यदि रिप्रेजेंट करें तो विद्युत धारा विद्युत आवेश Q बराबर क्या हो गया? विद्युत धारा I अपन कह देंगे, और गुणा यहाँ पे क्या हो गया? समय T बन गया। तो Q बराबर क्या हो गया? IT हो गया। विद्युत धारा दो अपन देने के बाद विद्युत धारा का मापन किसमें करेंगे? एम्पियर में। समय का मापन किसमें करेंगे? सेकंड में। तो यहाँ से अपन ने देखो एक चीज अपन अपने को पता चले कि अपन ने यहाँ पे मौखिकली देखो पहले क्या पढ़े हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश की परिभाषा अपन ने बता दी कि क्या होगा विद्युत आवेश की परिभाषा कि किस घर्षण के कारण किसी वस्तु का विद्युतमय होना, अर्थात सामान्य से अलग व्यवहार करना, और अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। या दूसरी परिभाषा दे तो अपन क्या कह देंगे कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही आप क्या कह देंगे? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश होती है वो अपन ये पहले बता चुके हैं कि विद्युत आवेश यहाँ पे क्या होंगी? अदिश राशि। परिभाषा अपन ने देख ली, अदिश राशि अपन ने देख ली। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो अपन बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होगा, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो अपन ये ऐसा ही कह रहे हैं कि आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये माइनस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ये प्रोटॉन में ये। अब दूसरी बात, यहाँ से अपन आवेश के बराबर फॉर्मूला ये निकाल लाए। तो यहाँ से आवेश है, विद्युत धारा का मापन किसमें किया? एम्पियर में। समय का मापन किसमें किया? सेकंड में। तो इसका मतलब आवेश का मात्रक अपन यहाँ पे बता सकते हैं। इस मात्रक पद्धतियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अपन अति लघुत्मक वाले क्वेश्चनों में जाएंगे तो अपनी बुक में देखना आपको 17 का शायद अति लघुत्मक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको दे रखा है 17 या 19 का, और आपको आवेश की इकाई का क्वेश्चन वहां पे कर रखा है। और आवेश की इकाई का जो क्वेश्चन है वो देखना, देखो क्या दे रखा है। देखो अपन ने आवेश Q के बराबर क्या लेके आ गए? एम्पियर सेकंड आ गए। तो देखो एम्पियर पद्धति की बात करें, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति,
और उसमें अपन विद्युत आवेश का मात्रक क्या बता देंगे, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का मात्रक देखो यहाँ से क्या बन गया अपना, एम्पियर सेकंड हो गया, जिसे एसआई पद्धति में अपन क्या कह देंगे, कूलॉम कह देंगे। एसआई पद्धति में क्या कह दिया, कूलॉम कह सकते हैं। अब देखो एक कूलॉम के बराबर यहाँ पे क्या बन गया, एम्पियर सेकंड बन गया। तो अपन देखो अपने पास जब फॉर्मूला अपने को पता है तो अपन यहाँ पे परिभाषा खुद दे सकते हैं। किसी भी विद्युत देखो अपने को एक कूलॉम की परिभाषा देनी है, तो 1 एम्पियर धारा और 1 सेकंड तक। किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा यदि अपन 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ का जो कुल आवेश होता है वो किसके बराबर होगा, 1 कूलॉम के तुल्य होगा। तो अपन देखो ये कह रहे हैं एम्पियर्स पद्धति की बात कर रहे हैं, तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड, जिसे एसआई पद्धति में अपन क्या करें, कूलॉम करें। दूसरी पद्धति देखना, सीजीएस पद्धति की बात करें, सेमी ग्राम सेकंड पद्धति। सीजीएस पद्धति में देखना, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो आपके पास क्या होंगे, स्टेट कूलॉम से करें, स्टेट कूलॉम, या इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU, या इसको अपन क्या कर देंगे, फ्रैंकलिन भी बोलेंगे, फ्रैंकलिन। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हुआ, स्टेट कूलॉम, ESU या फ्रैंकलिन हो जाएगा। तीसरी बात देखो, एक और अन्य मात्रक पद्धति की अपन एक बात और करते हैं, अन्य मात्रक पद्धति में। अन्य मात्रक पद्धति में इसका एक देखो मात्रक होता है, वो अपन ये कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं, जिसको अपन ये कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, या इसको अपन एक नाम और कहते हैं एब कूलॉम, एब कूलॉम से अपन बता सकते हैं। देखना एसआई पद्धति में मात्रक क्या हुआ, कूलॉम, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हुआ, स्टेट कूलॉम, और अन्य मात्रक पद्धति में क्या हो गया, एक मात्रक और होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, EMU या एब कूलॉम अपन कह देते हैं। अब देखो कूलॉम शब्द हो गया, स्टेट कूलॉम हो गया, और एक एब कूलॉम कह दे या EMU कह दे, इन तीनों के बीच में क्या एक जो संबंध होता है वो संबंध और सुनना आप देखो, और वो संबंध देखो आपके पास क्या होगा, उस संबंध की बात और अपन यदि करते हैं तो देखो क्या बनेगा अपने पास संबंध, याद रखनी है इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो कूलॉम होता है उसके बराबर अपन ये कहते हैं, या फिर जो यहां से अपन ये कहते हैं एक एब कूलॉम, एब कूलॉम जो अपन अन्य मात्रक पद्धति की बात की है अभी, या इसको अपन क्या करें, विद्युत चुंबकीय मात्रक, जो अपन EMU कहें, उसके बराबर याद रखना है आपको कि 3 × 10⁻10 स्टेट कूलॉम ESU, और इसके इक्वल क्या होते हैं, 10 कूलॉम होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसा भी क्वेश्चन कर लें, यहां से अपने को क्वेश्चन लिखना है, और वो क्वेश्चन क्या हुआ देखो अभी, 1 EMU इक्वल 3 × 10⁻10 ESU, और इसके इक्वल क्या हो गया, 10 कूलॉम हो गया। तो अपने को वहां पे रहो, अपना जो क्वेश्चन है अति लघुरात्मक में, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सीजीएस पद्धति और एसआई मात्रकों में संबंध लिखिए। तो सीजीएस पद्धति में देखो अभी अपन ने कहा है कि इसका मात्रक क्या है, स्टेट कूलॉम, ESU की तो बात की अपन ने, और यहाँ अपन कूलॉम करें, तो देखो 10 कूलॉम के इक्वल क्या हो गया, 3 × 10⁻10 ESU हो गया क्या, तो यहाँ से 1 कूलॉम बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁹ ESU हो गया। अभी ये अपने पास एक संबंध बन गया, ठीक है। अब अपन एक यहाँ से एक छोटी सी बात और करते हैं, जहां से अपन ने चैप्टर को शुरू किया था, स्थिर विद्युत की, जिसमें अपन ने स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या दी थी कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा, स्थिर विद्युत की परिभाषा सुनना, देखो क्या कह रहे हैं, स्थिर विद्युत की क्या परिभाषा दी अपन ने कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके संबंधित अपन, जिसमें क्या करते हैं, स्थिर आवेश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। अब एक शब्द आ गया यहाँ पे देखो, स्थिर आवेश। मैं यहाँ पे देखो आवेश के एक तरह से कहूँ कि 3 तरह के आवेश अपन बताएं। एक स्थिर आवेश में कहता,
दूसरा मैं कहता कि गतिशील आवेश कहता, और तीसरा मैं यहाँ पे कहता कि त्वरित वेग से गतिशील, त्वरित वेग से गतिशील आवेश। एग्जाम में देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, तीन ही शब्द अपन कह रहे हैं, और इन तीनों शब्दों से एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो 2012 में आया है और एक बार यहां से 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। और वो क्वेश्चन सुनना, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल क्या करता है कि केवल और केवल अपने स्थिर आवेश के संबंधित ये कह देंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश होता है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और त्वरित वेग से गतिशील है तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ साथ अपने साथ क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करते हैं। अब देखो यहां से बने, देखो स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेश की परिभाषा भी अपन ने जोड़ी थी यहाँ से कि क्या कर रहे थे, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस गुण को आपने क्या नाम दिया, आवेश नाम दिया। अब मैं एक दो शब्द कह रहा हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि गतिशील आवेश, और यहां मैंने लिख दिया त्वरित वेग से गतिशील, कोई अंतर है क्या इनमें? तो वो अंतर है, सुनना। गतिशील का मतलब तो मैं कह दूं इधर भी गतिशील है, यूं भी गतिशील कर दूं, आपकी ओर भी गतिशील कर दें, यूं और जो अपन इधर भी गतिशील कर दें। तो गतिशील आवेश का मतलब तो कोई डायरेक्शन नहीं है, और त्वरित वेग से गतिशील है इसका मतलब डायरेक्शन है उसके साथ, और डायरेक्शन होगी तो याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आज आपको लोगों अपने जो मौखिक के लिए अपने को याद रखना है कि वो आपको लोग क्या क्या टॉपिक याद रखना है, विद्युत आवेश की परिभाषा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आवेश होती है वो एक अदिश राशि होती है। तीसरी बात ये आपको याद रखनी है कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं। चौथी बात अपने को याद रखनी है कि यहां से कि आवेश, स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और त्वरित वेग से गतिशील आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इनके साथ साथ क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। इनके आगे की जो अपन क्लास है वो अपन कल इसी से आगे से शुरू करेंगे। यहां तक का एक बार आपको जरूर रिकैप करना है। धन्यवाद।